नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। रायपुर से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सीएम फेस पर आज खत्म हो सकता है सस्पेंस। बीजेपी दफ्तर में नेताओं की हुई है बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव रहे हैं मौजूद। लंच के बाद 2 बजे फिर से शुरू होगी बैठक और थोड़ी देर में होगी विधायक दल की बैठक। तो सीएम फेस पर आज खत्म हो सकता है सस्पेंस। बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव इस बैठक में मौजूद रहे। विधायक दल की बैठक हो रही है और थोड़ी देर में लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर से ये बैठक कंटिन्यू होगी। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव इस बैठक में मौजूद रहे और मंथन लगातार जारी है। माथापच्ची हो रही है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द सीएम फेस का ऐलान कर दिया जाए और ऐसे में काफी कश्मकश देखने को मिल रही है। थोड़ी देर में होगी विधायक दल की बैठक। सभी नेता मौके पर मौजूद है। लंच ब्रेक के बाद विधायक दल की बैठक होने जा रही है एक बार फिर से। जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी मौजूद है। लंच के बाद 2 बजे फिर से होगी बैठक। और कौन कौन है सीएम पद के दावेदार, ये आपको बता दें। रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, इनका नाम सबसे प्रथम में आ रहा है। अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष। इसके साथ जानकारी आप तक पहुंचा दें कि अरुण साव के अलावा विष्णुदेव साय जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, इनका नाम भी है इस रेस में। रामविचार नेताम पूर्व गृह मंत्री, इनका नाम भी इस रेस में है। और इसी के साथ ओपी चौधरी पूर्व आईएएस है ये और इनका नाम इस सीएम पद के रेस में है। गोमती साय सांसद है ये, इनका नाम भी कुर्सी में है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो पर्यवेक्षक भेजे गए हैं ये बैठक करेंगे और बैठक के बाद हो सकता है कि आज शाम तक ऐलान हो जाए सीएम फेस का, क्योंकि यहाँ पे राय जाना बेहद जरूरी है। और ऐसे में पर्यवेक्षक भेजे गए हैं श्री अर्जुन मुंडा, श्री दुष्यंत कुमार, सर्वानंद सोनोवाल, ये वो पर्यवेक्षक है जो कि भेजे गए हैं छत्तीसगढ़ में। विकास यादव रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, ये बैठक कब से चल रही थी और आगे क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर? दोपहर 12 बजे के बाद के जो है तमाम जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के 54 विधायकों का जो है प्रदेश कार्यालय में आना हुआ, जिसके बाद जो है बैठकों का दौर जो है नॉर्मली स्टार्टिंग में जो चर्चा हुई उसके बाद जो है लंच का कार्यक्रम रखा गया, जिसके बाद जो है 2 बजे के बाद जो है एक महत्वपूर्ण विधायक दल की बैठक होगी। यह बैठक 3 चरणों में होगी। पहले चरण में जो है जो ऑब्जर्वर है उनके साथ वे जो है अपनी बैठक करेंगे, साथ में चर्चा करेंगे क्या क्या किस प्रकार से प्रक्रिया को पूरी करनी। दूसरी चर्चा जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ जो है पर्यवेक्षक जो है वो चर्चा करेंगे। जिसके बाद में तीसरे चरण की जो बैठक होगी उसमें जो है विधायकों के साथ में रायशुमारी की जाएगी कि सीएम के नाम को लेकर वे क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, किस प्रकार से सीएम जो है होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो एक कामकाज को लेकर जो है यह चर्चा होगी, जिसको लेकर जो विधायक दल से राय मशवरा करने के बाद में सीएम का नाम को फाइनल किया जाएगा। जी तो लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर से विधायक दल की बैठक होने जा रही है। कौन कौन से बैठक में मौजूद है अरुण साव के अलावा? देखिए, अरुण साव के अलावा जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के अलावा जो है 3 पर्यवेक्षक जो बनाए गए हैं वो तीनों पर्यवेक्षक यहाँ पे मौजूद है। साथ ही जो है तमाम जो विधायक है 54 विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, वे भी मौजूद है। ये 3 चरणों में बैठक होगी और बैठक के बाद जो है लगभग 1 से 2 घंटे की यहाँ बैठक होगी। बैठक के बाद जो है 2 घंटे बाद यानी 4 बजे लगभग जो है सीएम के नाम पर फैसला जो है आ जाएगा। जी तो आज शाम ढलने से पहले सीएम के नाम का ऐलान संभव है? जी, आज शाम 4 बजे तक जो है सीएम के नाम की घोषणा हो जाएगी, जिसके साथ ही जो है प्रदेश को नया मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ मिल जाएगा। जी विकास, ये कहा जा रहा है कि पहले ही नाम तय कर लिए गए, ये बैठक जो है मात्र दिखावा है। जी देखिए, पार्टी जो है एक चरणबद्ध तरीके से कार्य करती है, जिसके अनुसार जो है वे पहले जो है नाम को लेकर सीएम के नाम को लेकर जो है विधायक दल से जो चर्चा करेगी, जिसके बाद जो है सभी विधायकों का एक सामूहिक फैसला जो है वे जो है फैसला मानते हुए जो है विधायकों के जो कई सारे जो नाम है उनमें से एक नाम पर जो है हरी झंडी लगाई जाएगी। मैं बता देना चाहूँगा कि डायरेक्ट जो है यहाँ रायपुर बीजेपी कार्यालय से जो है डायरेक्ट जो है अमित शाह भी वॉचिंग कर रहे हैं और साथ में जो है अमित शाह भी इस बैठक में जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहेंगे। जी ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की तिथियां जारी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए कार्य की तिथियां जारी। 6 से 22 जनवरी 2024 तक का समय
किया गया है तय। सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के बाद मंगवाई जाएगी। दावा है आपत्ति होने पर दिया जा सकता है आवेदन। तो 6 से 22 जनवरी 2024 तक का समय तय किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के बाद मंगवाई जाएगी। दावा आपत्ति होने पर दिया जा सकता है आवेदन। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत पर कई सवाल उठ रहे हैं। इस सवाल पर बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस को 5 साल का अवसर दिया था और छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें भरोसे के साथ कुर्सी पर बैठाया था, पर उन्होंने जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जनता ने इस बार बीजेपी को मौका दिया है, तब वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। खबर बेमेतरा से है, जहां शपथ ग्रहण से पहले एक्शन मोड में नजर आएगी नवनिर्वाचित साझा विधायक ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ किया जनपद कार्यालय का निरीक्षण। कार्यालय के सभी विभागों में जाकर किया है कामकाज और जायजा लिया गया है। जनपद कार्यालय में फैली गंदगी को लेकर नाराजगी जाहिर की है और इसी के साथ साथ निर्देश भी दिए गए हैं कि कार्य पूरे कर लिया जाए जल्द से जल्द। छत्तीसगढ़ सुकमा जिले में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बल के जवानों को लगातार सफलता मिल रही है। पलमपाली के जंगलों पर सुरक्षा बल के जवान एरिया डिमोशन के लिए निकले हुए हैं। सुरक्षा बल के जवान जब अतुलपारा के जंगल में पहुंचे तो एक व्यक्ति जवानों को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी करके पकड़ लिया गया है। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो कई सालों से नक्सली संगठन में रहकर नक्सलियों के लिए काम कर रहा है और बड़ी घटनाओं में शामिल रहा है। गिरफ्तार नक्सली को मुख्यालय सुकमा लाया गया है, जहां नक्सली गतिविधियों की अहम जानकारी निकालकर पुलिस के सामने आई है और गिरफ्तार नक्सली को न्यायालय पेश किया गया। सुकमा जिले के अंतर्गत पड़ने वाले थाना पुलमपल्ली से डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, सीआरपीएफ एवं जिला बल का संयुक्त दल नक्सल अभियान के अंतर्गत ग्राम अरलमपल्ली की ओर रवाना हुआ था, जहां पे अरलमपल्ली के जंगलों में ही एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया, जिसने अपना नाम माड़वी हड़मा बताया। पूछताछ करने पता चला कि यह कुल 21 वर्षों से सक्रिय रहा है, जिसके ऊपर कुल 15 अपराध नक्सल प्रकरण के दर्ज हैं एवं पुलिस अधीक्षक सुकमा द्वारा इस पर पूर्व से ही 5,000 का इनाम घोषित है। निश्चित ही ये बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से सक्रिय रहा है एवं इसे आज विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। छत्तीसगढ़ नारायणपुर के छोटे डोंगर में नक्सलियों ने एक बार फिर से बीजेपी नेता की हत्या कर दी है। नारायणपुर के छोटे डोंगर में मंदिर में पूजा करने गए बीजेपी नेता पर नक्सलियों ने टंगियों से हमला कर दिया है। बता दें कि मौके पर ही बीजेपी नेता कोमल मांझी की मौत हो गई। इससे पहले नक्सलियों ने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी जिला उपाध्यक्ष तागर साहू और रतन दुबे की हत्या कर दी गई थी। लगातार हो रही हत्याओं से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सर्द मौसम का पहला सुहाना घना कोहरा सुबह बस्तर संभाग के जिला मुख्यालय जगदलपुर में देखने को मिला। इस मौसम में पहली बार इस तरह नज़ारा देखने को मिला, जिससे सुबह सैर सपाटा करने वाले लोगों ने इसका आनंद उठाया। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग से प्राप्त पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के अन्य जिलों में भी ठंडी और शुष्क हवाओं का आगमन प्रारंभ होने की संभावना है। इसके कारण प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है।
प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत कृषि विभाग व कृषि विज्ञान केंद्र बस्तर के द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व देश के विभिन्न स्थानों से किसान भाइयों के बीच संवाद को सुना। प्रधानमंत्री किसान हित में कई किसान कल्याणी योजना चला रहे हैं, जिसके लाभ के लिए हर गाँव में गारंटी गाड़ी पहुंच रही है, जिसके चलते किसान योजना का लाभ ले सके। जगदलपुर के नौकाबेड़ा के एक खेत किनारे तालाब में एक शव सड़ी गली हालत में तैरता मिला, जहां पे नौकाबेड़ा सरपंच और ग्रामीण की सूचना पर फरसगांव पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला। पानी में डूबे रहने के चलते शव पूरी तरीके से सड़ गया, जिसके चलते उसकी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस पंचनामा कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। शव के पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारण का पता चल पाएगा। सरपंच द्वारा जानकारी दी गई थी कि एक अज्ञात शव तालाब में फंसा हुआ है और उस पर से जानकारी मिलने के बाद थाना स्टाफ के साथ यहाँ पर पहुँचकर शव को फिलहाल निकाल लिया गया है। जिससे सड़ी गई अवस्था में है उसका, और उसे अभी पीएम के लिए ले जाया जाएगा और बाकी पहचान कार्रवाई तो नहीं हुई है। उसके बाद पहचान कार्रवाई के बाद ही कुछ और पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही कहा जा सकता है। भारत सरकार की नवरत्न कंपनी एनएमडीसी स्टील प्लांट नगरनार से ट्रकों में लोहा चोरी कर सनसनीखेज मामला उजागर हुआ। आपको बता दें कि 2 ट्रक एक ही नंबर से माल लोड कर बाहर निकालने की फिराक में थे। तभी सीआईएसएफ की सुरक्षा टीम ने ट्रक को पकड़ा और नगरनार थाने को सौंप दिया। मामले में गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच के दौरान एक और मामला सामने आया है, जिसमें भी 2 ट्रकों से चोरी की जा रही है। ड्राइवर कंडक्टर मौके से फरार बताए जा रहे हैं। सर, एनएमडीसी के अंदर से 2 गाड़ियां निकली नहीं जी, निकलने का प्रयास था, उनकी मंशा थी निकालने की। एक ही नंबर के 2 गाड़ियां में सामान ले जाने का कुछ ट्रांसपोर्टर, कोई चामुंडा ट्रांसपोर्टर है, जिसको एक हमारे कस्टमर ने अपनी तरफ से माल उठाने के लिए कहा था। तो उनके ड्राइवर्स ने ये कुछ बदमाशी करने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश को हमने नाकाम कर दिया सीआईएसएफ के मदद से। सीआईएसएफ ने तत्पर उस पर कार्रवाई की, वो दोनों गाड़ियां जब्त कर ली। इस बीच ये मुमकिन है ड्राइवर्स वहाँ से चाय पानी के लिए बाहर गए होंगे, उनको भनक लग गई है, वो निकल लिए। तो वो तो अब पुलिस तफ्तीश कर रही है, पुलिस उनको पकड़ लेगी। जिले में धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से कृषकों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की स्थिति का जायजा लेने के लिए कलेक्टर विजय दयाराम के ने बस्तर अनुराग के कई धान उपार्जन केंद्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कहा है कि सभी क्षेत्रों में विशेष सतर्कता के साथ नियमानुसार खरीदी सुनिश्चित करें। धान खरीदी कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही करने वाले प्रबंधकों और खरीदी प्रभारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खबर पंकजपुर से है, जहां बेचाघाट संघर्ष समिति के आंदोलनकारियों ने आंदोलन का दूसरा वर्षगांठ मनाया। अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से हुंकार बढ़ा। इस दौरान हजारों की संख्या में आंदोलनकारी मौजूद रहे। बेचाघाट से छोटे बेटिया तक रैली निकाली और छोटे बेटिया में सभा आयोजित कर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आंदोलनकारियों की मांग है कि बेचाघाट प्रस्तावित पुल निरस्त होने के साथ गोमे गांव में हुई मुठभेड़ से 2 ग्रामीणों की हत्या पर न्यायिक जांच और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। ये हम लोगों का मांग है, संवैधानिक अधिकार है। जो हमने जो कानून बना, देश आजाद होने के बाद जो कानून बनी है, और उसमें हमारे जो अधिकार जो लिख दिए हैं, जो संवैधानिक अधिकार है, उसी का हम लोगों का मांग है। और ये मांग जो है ना
2 साल से लेकर एक बेचा घाट में आंदोलन के रूप में आज खड़ी हुई है और ऐसे ही पूरे बस्तर में सभी जगह एक जन आंदोलन खड़ी हुई है। वही संवैधानिक अधिकार है। हम संविधान में लिखा हुआ है जैसे पैसा को पूर्ण रूप से हमको लागू कर दें, जैसे हम लोग का स्वशासन हमको मिलना चाहिए, हक अधिकार, इसी हमारा मांग है। इसीलिए पूरा बस्तर में ये जन आंदोलन चल रही है। पिछले बार जैसे 1 साल का वर्षगांठ माने बेचा घाट धरना चल के 1 साल हो गया था, इसी साल भी वैसे ही हम दूसरी वर्षगांठ पूरे बस्तर संभाग में जितने जन आंदोलन है उनको आह्वान करके हम आज रैली और सभा के माध्यम से अपने सरकार को अपनी मांग को अवगत कराते हैं। और अभी बस्तर में चल रहे हैं सारे आंदोलन को जो शासन के माध्यम से जो पुलिस प्रशासन जाकर ध्वस्त कर रहा है, इसलिए हम अभी जो नया सरकार आ रहा है उसे हम इसी मंच और इसी सभा के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि आगे हम अगर इसी तरह करेंगे तो उग्र। खबर कोरबा से है। सत्ता परिवर्तन के बाद पूरे प्रदेश में शराब दुकानों के आसपास संचालित हो रही खाने पीने के सामान की दुकानों के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। रायपुर बिलासपुर कोर के बाद अब चांपानगर में भी प्रशासन ने बुलडोजर के माध्यम से अवैध रूप से संचालित हो रहे चखना सेंटरों को खत्म कर दिया है। प्रदेश में बीजेपी सरकार की वापसी होने के बाद एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि अवैध कार्यों को अंजाम देने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आज एसडीएम महोदय जांजगीर के निर्देश पर हम लोग जितने भी अवैध चखना संचालित है जो इस जांजगीर शहरी क्षेत्र में है, उनको कुछ को हटाए हैं जो जिनके स्वयं से छोड़ दिए थे उनको, और कुछ ऐसे हैं जो सामान अभी रखे थे उनको एक निश्चित समय दी गई है ताकि वो हटा लें, और नहीं हटाने पर पूरी रूप से नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए कल सुबह 11 बजे तक दी गई है। उन्होंने स्वयं अपनी हामी भरी है कि हम लोग हटा लेंगे, और यदि नहीं हटाते हैं तो जो भी नियम के विरुद्ध या नियम के अनुसार जो भी कार्रवाई होगा वो करेंगे। धमतरी पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मिशन मोबाइल तलाश चलाकर लगातार जिले में थानों में विगत कुछ समय से दर्ज मोबाइल गुमने की रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल की टेक्निकल टीम को विशेष अभियान मिशन मोबाइल तलाश चलाकर गुम हुए मोबाइलों को रिकवर करने के निर्देश दिए गए। बहुत से लोगों के मोबाइल घूमे हैं और आज के समय में मोबाइल की उपयोगिता और उसका महत्व तो हर कोई जानता है। जहाँ वो एक आपका मिनी कंप्यूटर की तरह आपके जेब में बना रहता है, जिसमें आपके पर्सनल फ़ोटोज़ भी होते हैं, पर्सनल डाटा भी होते हैं और बहुत से टेलीफोन नंबर्स के अलावा बहुत सी जानकारियाँ होती हैं, जो कि आज धमतरी पुलिस के द्वारा पूर्व में भी लगभग 400 से ऊपर मोबाइल लौटाए जा चुके हैं और अभी आज 100 मोबाइल वापस गए। मैं सभी से इसी पे अपील भी करना चाहूँगा कि ये मोबाइल में आप अपने पर्सनल डाटा, फोटोग्राफ्स, आपके बहुत से डिटेल्स रखे होते हैं, इसको कृपया आप अच्छे से ध्यान से रखा करें। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।